स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे थ्रू माइंड मैप्स एंड कीवर्ड्स और फ्लो चार्ट्स। यहाँ पे कोई थियोरेटिकल लैंग्वेज नहीं है, हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि कंसेप्ट याद रहे। एक बार आपने अगर पांचों यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट की पढ़ ली तो आई विल मेक श्योर कि ये कंसेप्ट आपको लाइफ टाइम याद रहे। सो वील स्टार्ट विद बेसिक्स एंड आई विल मेक श्योर कि आपको एक एक कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। तो मैंने पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। ये बीबीए स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स और यूजीसी नेट मैनेजमेंट कॉमर्स जो भी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे नीड्स, मार्केटिंग कंसेप्ट्स, एनवायरनमेंट क्या होते हैं। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। यूनिट 3 में बेसिकली रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग है। इसमें हम एनपीडी, पीएलसी मतलब कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सब पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 इज मेजरली विल बी डिवाइडेड फॉर प्राइसिंग। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे इंडियन मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। So we'll start with unit 1. It will be a quick revision. So if you have any doubt, you can post on the comment. इसमें हम कवर करने वाले हैं ये मेजर 5 concepts. So let's start. So what is marketing? इसके कुछ फाउंडेशंस है जिसके बेसिस पे मार्केटिंग टिका है। 4 P's, स्ट्रेटेजिंग, प्लानिंग, मार्केटिंग और सेलिंग क्या होता है, डेफिनेशंस क्या है, ये सब हम आज कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई बोलता है मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्ट बेचना। हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही मार्केटिंग है, नहीं। मार्केटिंग मतलब आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो एक्चुअली सामने वाले के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है, प्लस उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। सो इसकी कुछ अलग अलग डेफिनेशंस है, जैसे कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशंस की कीवर्ड्स दे रही हूँ मैं आपको। क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स, इन्होंने इसे डिफाइन किया है मार्केटिंग को। वैसे ही फिलिप कॉटलर जी है, उन्होंने डिफाइन किया है एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू फॉर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट भी इन्होंने इंक्लूड किया है। और जो मॉडर्न डेफिनेशन है जो हम समझते हैं, दैट मीन्स मार्केटिंग का पर्पस होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कोई भी बिजनेस है, उनका मेन रोल अब रह गया है सेटिस्फाई दी कस्टमर। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है वो समझा, पर हम किसकी मार्केटिंग करें, क्या क्या चीजें हैं मार्केट में जिसकी हम एक्चुअली मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि गुड्स हो गए, कोई भी प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं आज, पेन, पेंसिल, गुड्स। सर्विसेज हो गई, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल में सर्विसेज दी जा रही है, तो ये सब सर्विसेज में आता है। एक्सपीरियंसेस, आपको कहीं भी आप जा रहे हो, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत साउंड अच्छी है वहाँ पे, आपके जो सेंसेस है, आंखों से जो आप देख रहे हैं वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा है, अच्छी लाइट्स है, कलरफुल चीजें हैं, तो ये सब भी सेल किए जा रहे हैं आजकल। इवेंट्स हो गया, बड़े बड़े इवेंट्स में जा रहे हैं तो उनका भी आजकल बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स हो रहा है। आइडियाज, किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया है तो उसने सेल आउट कर दिया, तो ये भी एक तरीके से मार्केट किया जा रहा है। पर्सन मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, वो भी अपनी मार्केटिंग कर रहा है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, मेरे पास ये क्वालिटीज है, मेरे पास वो क्वालिटीज है, तो पर्सन टू पर्सन भी मार्केट किया जा सकता है। प्लेसेस है, कुछ जगह ऐसी है जैसे कि टूरिज्म में हम बात करते हैं, वो प्लेसेस का भी मार्केटिंग हो रहा है। जैसे जयपुर है जो हमारे ट्रेडिशनल के लिए फेमस है। सिमिलरली प्लेसेस का भी मार्केटिंग किया जाता है। प्रॉपर्टीज हो गई, जो भी बिल्डिंग्स सेल आउट हो रहे हैं। इंफॉर्मेशंस, किसी के पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, जर्नल्स, आर्टिकल्स, ये सब चीजें भी आज पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो ये सब चीजें हैं जो आज मार्केट किए जा सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कैसे करना है मार्केट, हम कैसे डिसाइड करें कि किस चीज को कैसे मार्केट किया जाता है। ठीक है, अब ये बेसिक कंसेप्ट है जो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए कि क्या मेरी नीड्स को मैं डिफाइन कर पाऊंगी। जैसे कि एक किसी को भूख लगी है तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भूख लगना, तो ये मेरी नीड है। भूख लगना, प्यास लगना, ये सब नीड्स है। बट आपको चाहिए क्या उस नीड को फुलफिल करने के लिए? मुझे एक पिज्जा चाहिए, तो वो हो गई आपकी वांट। अगर मैं आपको यहाँ पे रोटी दाल दे देती तो भी वो आपकी नीड फुलफिल कर सकता था, बट नहीं, आप उसको वांट्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और वही चीज अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे भूख मिटाने के लिए ब्रांडेड पिज्जा ही चाहिए जो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, जो प्लस 1000 रुपीज का हो, तो वो सिर्फ पॉसिबल तभी हो पाता है वो डिमांड को फुलफिल करना जब वो आपके पास बाइंग पावर हो। तो कहने का मतलब है एबिलिटी टू पे होना ही डिमांड को फुलफिल कर पाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 4 P's, जो हम बहुत सुनते हैं मार्केटिंग में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो इनके बेसिस पे ही टारगेट कस्टमर जो हमारे पास है, हम इनको डिफाइन करते हैं। जैसे कि मेरा टारगेट कस्टमर एक स्टूडेंट है तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन करती हूँ कि स्टूडेंट में जो भी मुझे सेल आउट करना है, तो मुझे उस प्रोडक्ट के जो फीचर्स रखने हैं, जो उसकी क्वालिटी रखनी है, वो स्टूडेंट या बोल सकते हैं टारगेट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ेगी, तभी वो प्रोडक्ट एक अच्छा डिजाइन हो पाएगा।
हम पूरे मार्केटिंग मिक्स पे फोकस करना होता है टू सेल ए प्रोडक्ट और टू सेटिस्फाई द कस्टमर। हमें इन चारों चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। हम इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट का हमें फीचर्स देखना है, उसकी क्वालिटीज डिजाइन करनी है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, वेराइटीज क्या क्या रखनी है प्रोडक्ट्स में, तो वो सब चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू टारगेट कस्टमर एंड आवर गोल्स। तो उसी की हम प्राइस सेट करते हैं, डिस्काउंट्स कितना देना है, एमआरपी क्या रखनी है, किस किस लेवल पे प्राइजेस देने हैं, क्रेडिट पे देना है, कैसा पेमेंट पीरियड रखना है। ठीक है। प्लेस मतलब होता है किसके थ्रू आप उसके पहुंचाओगे, आप प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाओगे उस तक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल तो ऑनलाइन के थ्रू पहुंचाया जा रहा है, ऑफलाइन भी है, रिटेल स्टोर्स है, तो ये सब चीजें हैं कि आप वन वे चैनल के थ्रू पहुंचाओगे, टू वे बीच में होलसेलर्स को ऐड करोगे, रिटेलर्स को ऐड करोगे, या फिर डायरेक्ट ब्रोकर्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, या फिर डायरेक्ट चैनल जो हम बोलते हैं ऑनलाइन चैनल। तो ये सब चीजें हम बहुत ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे, हमारे 5 यूनिट हम कवर करेंगे। ये सब एक एक यूनिट के पार्ट है। दिस इज यूनिट 2, 3, 4 एंड 5। ओके। प्रमोशन मीन्स मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। सो हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मार्केटिंग देख लेते हैं कि हम मार्केटिंग में कैसे स्ट्रेटेजीज प्लान करते हैं। सबसे पहले हम हमारे मिशन को देखते हैं, जो कंपनी है उसका मिशन क्या है, उस अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स सेट करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम उसको अलग अलग एरियाज में डालते हैं, जिसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट पोर्टफोलियो बोलते हैं, जो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है आज कहाँ पे है। इसको हम बीसीजी मैट्रिक्स बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। फिर उस अकॉर्डिंग हम हमारी स्ट्रेटेजीज को प्लान करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये जो बिजनेस है ये तो हमने प्लान कर लिया, बट इजीली एग्जीक्यूट करना टफ है, तो क्योंकि उसमें दो इन्वायरमेंट होते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, प्लस माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो में क्या होता है, पेस्टल, हम इसको ऐसे लर्न करेंगे, पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। मतलब ये सब चीजें हैं जो हमें एक्चुअली इम्पैक्ट करती है हमारे बिजनेस को। कोई भी चेंजेस आ गए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, लीगल इन्वायरमेंट में, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए, आज नेट बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, तो वो सब चीजें हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। ठीक है। कोई नया रूल आ गया सीएसआर का, तो ये सब माइक्रो इन्वायरमेंट्स के पार्ट होते हैं। माइक्रो की बात करेंगे जो इंटरनल हमारे कस्टमर्स है, जो इंटरनल हमारे बोल सकते हैं कॉम्पिटिटर्स है, सप्लायर्स है, ये पोर्टर्स, 5 पोर्ट्स का जो होता है वो माइक्रो इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। अब हम बीसीजी मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इसमें क्या है, हमारे पास अगर 20 प्रोडक्ट्स है हमारी कंपनी के, तो हम उसको अलग अलग डिफाइन कर देंगे। कुछ प्रोडक्ट्स स्टार कैटेगरी में आते हैं, कुछ प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब कि हाँ मेरा बिजनेस, वो प्रोडक्ट की ऊंचाई तो बहुत है बट वो स्टैंड कहाँ कर रहा है, प्रॉफिट कितना दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टार्स मतलब प्रॉफिट भी दे रहा है और मार्केट में बहुत अच्छी उसकी पहुंच भी है। कैश का वो मतलब है कि हाँ पड़ा है, मतलब उसका हम बोल सकते हैं बेस तो बहुत है प्रोडक्ट का मार्केट में, बट ग्रोथ कम है। डॉग्स का है, ना तो ग्रोथ हो रही है ना ही कोई उसका मार्केट है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सिंपल से कंसेप्ट है कि सेल मतलब क्या होता है, मार्केटिंग, और रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है। देखो सेलिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है कि फैक्टर से शुरू होता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रॉफिट और वॉल्यूम पे फोकस किया जाता है, शॉर्ट टर्म व्यू रहता है इसमें, हमें बस हमारा प्रोडक्ट बेचना है। लेकिन मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम लॉन्ग टर्म व्यू से बनाते हैं, जिसमें सेटिस्फेक्शन भी देखा जाता है, वैल्यू क्रिएशन देखा जाता है, कस्टमर की नीड्स देखी जाती है। ठीक है। रिलेशनशिप में आजकल ये हो गया कि कस्टमर को लॉयल बनाना है, उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है। हम बहुत सारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स यूज करते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, हम हर एक कस्टमर से लाइफ टाइम वैल्यू निकालते हैं। वर्ड ऑफ माउथ की हम लोग चाहते हैं कि ग्रोथ हो, जो भी कस्टमर आया है वो आके मेरी ग्रोथ करे। तो ये बेसिक यूनिट 1 का समरी माइंड मैप है। हमने जो सीखा है कि इंटरनल मार्केटिंग मतलब कि इंटरनली हमें हमारे प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है। होलिस्टिक मार्केटिंग की डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है कि हमें ओवरऑल हर चीज की मार्केटिंग को फोकस करना पड़ेगा। की टेक अवे क्या है, मार्केटिंग इक्वल्स टू वैल्यू प्लस रिलेशनशिप प्लस इन्वायरमेंट। मतलब कि हमें कस्टमर को वैल्यू देनी है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है, प्लस हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ द यूनिट 1। सो दिस इज यूनिट 2। हम बहुत फास्ट क्विक रिविजन कर रहे हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, रिविजन हो, और आगे आप जाके कुछ और भी पढ़ पाए इस वीडियो के बाद। कंज्यूमर बिहेवियर और एसटीपी हम देखेंगे, बाइंग डिसीजन कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या है, सेगमेंटेशन के क्या क्या बेस है, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। ठीक है। ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले कि क्या 4 ऐसी चीजें हैं जो कंज्यूमर को बिहेव करने से इन्फ्लुएंस करती है। मतलब आज तो कंज्यूमर बुक्स खरीद रहे थे, बट अब बुक्स की
परचेजिंग जो हम बोल सकते हैं क्वांटिटी वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हम बोल सकते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए हैं। हो सकता है उन्होंने फैमिली और को देखा है कि सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मेजरली हम टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, बुक्स की अगर बात कर रहे हैं क्योंकि ई बुक्स आ गई है। सो ये सब चीजें हैं जो कंज्यूमर को उनका जो बिहेवियर है आज जो चल रहा है वो कल जाके चेंज हो जाता है। कल्चरल मेजर फोर की इन्फ्लुएंसेस की बात की गई है। इसके अलावा फिफ्थ हम टेक्नोलॉजिकल भी पढ़ सकते हैं। पर्सनल मतलब मेरी पर्सनल एज ग्रोथ हो गई है। पहले बचपन में मेरे को चीजें पसंद कुछ और आती थी, अब बड़े हो गए तो कुछ और पसंद आता है। तो एज, ऑक्यूपेशन, पहले प्रोफेशन अलग था अब अलग हो गया। तो ये सब चीजें हैं जो मेरे बाइंग बिहेवियर को चेंज करती है। कल्चरल मतलब जिस कल्चर में मैं रह रही हूँ उस अकॉर्डिंग मेरी परचेजिंग पावर रहेगी। राजस्थानी कल्चर में हो सकता है ट्रेडिशनल पहने, वेस्टर्न कल्चर में हो सकता है कि वो शॉर्ट्स वगैरह परचेज करें, एनीथिंग इज पॉसिबल। साड़ी वगैरह वहां पे कम चलता है। तो ये सब कल्चर वाइज भी बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर इफेक्ट होता है। ठीक है। साइकोलॉजिकल मतलब मेरा माइंडसेट क्या कह रहा है। मुझे ज्यादा पैसे लगाने का मन ही नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगी। माई इनर फीलिंग, माई मोटिवेशन, माई परसेप्शन, मेरी लर्निंग के बेसिस पे ये सब चीजें मैटर करती है। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंज्यूमर परचेज कब करता है, कैसे करता है, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले उसको लगता है मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि आज मैं कैमरा यूज कर रही हूँ, मेरे कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मुझे ये रियलाइज हुआ। तो अब मैं नेट पे गई, जगह जगह गई, मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च की कि कितनी प्राइस रेंज में कौन सी क्वालिटी का, कौन से प्रोडक्ट, कौन से ब्रांड का मुझे मिल सकता है। तो मैंने फिर बहुत सारे इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, मतलब 10-12 ऐसे ब्रांड्स ले लिए, उन सबके अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया, फिर जाके मैंने एक प्रोडक्ट को परचेज किया। ठीक है। तो वो मेरा परचेज डिसीजन हो गया। और फिर परचेज करने के बाद भी मेरा क्या बिहेवियर रहता है, सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन, फीडबैक दे रही हूँ, वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव दे रही हूँ, नेगेटिव दे रही हूँ। तो ये सब चीजें जो है एक प्रॉपर कंज्यूमर बाइंग डिसीजन के प्रोसेस में ऑन एन एवरेज रहती है। अब हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर कैसे परचेज करता है। आज मैं मार्केट गई, मैंने परचेज करके ले आई कोई प्रोडक्ट, तो वो आ जाता है हैबिचुअल में। यूजुअली हम सब्जी मंडी और इन सब में सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो हम उसमें क्या है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, लो इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, क्योंकि फ्यू डिफरेंसेस है। वहाँ पे 10 शॉप है, सबके पास मिर्ची मिल रही है, मुझे इतना फोकस नहीं करना है। हाँ, मुझे क्वालिटी की मिर्ची चाहिए तो मैं, मेरे को पता है वहां से शॉप से ले लेंगे और आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। वहीं अगर हम इसका अपोजिट की बात करूँ, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर भी होता है, जहाँ पे मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है हैबिचुअल में यूजुअली। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जैसे कि मुझे एक आईफोन खरीदना है, मुझे एक कार खरीदनी है, मुझे एक बिल्डिंग प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो वो बहुत बड़ा परचेज है, इसीलिए बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है। अब वेराइटी सीकिंग, वो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको अलग, हर बार अलग अलग वेराइटीज चाहिए, तो वो हर बार अलग अलग ब्रांड्स के पास जाएंगे। कॉस्ट उसमें इतना मैटर नहीं करता है, बस वो ब्रांड्स टू ब्रांड स्विच करते हैं क्योंकि उनको वेराइटीज पसंद है। एक होता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग कस्टमर बिहेवियर, मतलब उनका बाइंग डिसीजन डिसोनेंस रिड्यूसिंग। इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट तो हाई होती है बट प्रोडक्ट्स में डिफरेंसेस बहुत कम होता है। तो ये सबसे टफ प्रोसेस होता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सा परचेज करूं, क्योंकि उसमें डिफरेंसेस एक्चुअली बहुत कम होते हैं। सो इट्स वेरी टफ प्रोसेस फॉर सेलेक्टिंग ए प्रोडक्ट वाइल परचेजिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज सेगमेंटेशन, क्योंकि हमने देखा है मार्केट में कि मुझे कौन से सेगमेंट पे टारगेट करना है। अगर मैं टारगेट कर रही हूँ तो किस बेसिस पे कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर आप एक बात कर लेते हैं स्टिंग जो हम पीते हैं, तो स्टिंग जो है यूजुअली हम ये देख सकते हैं यूथ को टारगेट किया जाता है या स्पोर्ट्स रिलेटेड एथलीट्स वगैरह है, क्योंकि वो एक तरीके से एनर्जी ड्रिंक है जो इंस्टेंट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, जैसे कि एज के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे हम उसको प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा गोल यही होना चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ वो कौन से सेगमेंट को सेल कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने सेगमेंट ही डिसाइड नहीं किया तो मैं कैसे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उसमें यूज करूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, और ये 4 तरीके से सब ग्रुप्स है जो मार्केट सेगमेंटेशन को इंक्लूड करते हैं। हम किसी भी बेसिस पे हम हमारे प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कोई के लाइफस्टाइल के बेसिस पे, किसी के पर्सनैलिटी बेसिस पे भी हम सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट। एजुकेशन के बेसिस पे, जैसे कि मैंने कोई एक चैनल चलाया है समझ लो, तो वो भी हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कौन से कस्टमर्स को टारगेट कराएं। यूजीसी नेट वाले को कर रही हूँ, 11th-12th को कर रही हूँ, तो वो हम सेगमेंट कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हम अपना कंटेंट बना सकते हैं। सिमिलरली एसटीपी प्रोसेस होता है जो बहुत कॉमन है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। सेगमेंट्स का हमने देखा कि डिवाइडिंग मार्केट इनटू सब ग्रुप्स, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में पूरे मार्केट को डिवाइड करना।
और उसी में से किसी एक सेगमेंट को टारगेट करना जो हमें मोस्ट अट्रैक्टिव लग रहा है कि हाँ इस सेगमेंट में मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मैं सेल कर पाऊंगी या अच्छा मेरा ग्रो कर पाएगा। तो फिर हम वहां पे एक अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोजिशनिंग। अब हमारी स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती है? अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कि मैंने एक सेगमेंट यूज कर लिया, टारगेट कर लिया, और उसमें मैंने एक प्रोडक्ट को जैसे चाहे वैसे टारगेट करने की कोशिश की। अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड मतलब होता है अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन रखना, अलग अलग प्रोडक्ट सेल करना। कॉन्सेंट्रेटेड एंड माइक्रो मार्केटिंग। अब पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकती है, क्योंकि मेन यहाँ पे ये गेम होता है कि आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, सेगमेंट डिसाइड कर लिया, टारगेट कस्टमर डिसाइड कर लिया, बट हाउ यू आर गोइंग टू पोजिशन इट इन द मार्केट, दैट इज द मेजर पॉइंट। सो ये हम एक्चुअली कस्टमर के माइंड को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है कि हम उसके दिमाग में क्या परसेप्शन बनाना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट का। वो हमें पहले बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि हम क्या प्रीमियम ब्रांड का पोजीशन करना है, या डिस्काउंटेड ब्रांड जैसे कि डीमार्ट है, या फिर वैल्यू ब्रांड की कुछ ऐसा जो एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कुछ और जो हम पोजीशन करना चाहते हैं। तो ये मेजर कैटेगरीज होती है कि हम पहले डिसाइड करें कि व्हाट पोजीशन यू वांट टू बिल्ड ऑफ योर प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर्स माइंड। सो ये कुछ स्ट्रेटेजीज होती है क्लास के बेसिस पे अगेंस्ट ए कॉम्पिटिटर। कोई कॉम्पिटिटर चल रहा है, उसके अगेंस्ट दिखाने के लिए मैंने एक एडवांटेज ले लिया और ऐसे पोजीशन कर दिया, या कोई एक ऐसी यूजेस बता दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है जिसका ये इंपॉर्टेंट यूज है, कोई स्पेशल बेनिफिट्स ऑफर कर दिए प्रोडक्ट में, एक ऐसा मैंने कुछ फीचर्स ऐड कर दिए जो अभी तक किसी के पास नहीं है, उन्हीं फीचर्स को हाईलाइट करके मेरा एडवर्टीजमेंट चल रहा है। प्राइस क्वालिटी के बेसिस पे बेस्ट क्वालिटी, लोअर प्राइस, कुछ भी हम ऐसे पोजिशनिंग अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारी यूनिट 2 थी जो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने ये सब देखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज। अब प्रोडक्ट यूनिट 3 जो है वो बात करती है प्रोडक्ट की कैसे ब्रांडिंग की जाती है, न्यू प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स पढ़ेंगे। सो प्रोडक्ट ब्रांडिंग, इसमें हम 7 स्टेजेस पढ़ेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, पैकेजिंग और ये सब पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस क्या है, किस चीज को हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं और क्या सर्विसेज है। तो प्रोडक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है, दैट इज टेंजिबल, मतलब कि जो हमें दिख रहा है, जो हम टच कर सकते हैं, सीन है, जिसको हम कहीं ना कहीं स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स, ठीक है। होमोजीनियस है, मतलब सब एक जैसे दिखेंगे। आपने आज कोई प्रोडक्ट मंगाया, डव का शैम्पू मंगाया, 10 साल, 5 साल या 6 महीने बाद भी या 2 दिन बाद भी आप मंगा रहे हैं, तो वो सिमिलर प्रोडक्ट आपके पास आएगा। बट सर्विसेज में क्या होता है, होमोजिनिटी नहीं होती। होमोजिनिटी मतलब सिमिलरिटी नहीं होती। आज आपने अगर कहीं जाके लेक्चर अटेंड किया है, उन्हीं सर का आप कल जाके लेक्चर अटेंड करोगे, पॉसिबिलिटी है कि उनके लेक्चर की डिलीवरी में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है कुछ बेटर पढ़ा दे, हो सकता है कुछ कंसेप्ट वो कम पढ़ाए। तो ये होमोजिनिटी सर्विसेज में नहीं होती है। तो सर्विसेज क्या होते हैं, जैसे कि मैं एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो दिस इज अ सर्विस दैट कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है। इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं यूजुअली, तो कोई भी ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है। आप कहीं गए, एजुकेशन लेने गए, तो वहां से आपको डिग्री मिल सकती है, बट ये नहीं है कि आपने कॉलेज को ही ओन कर लिया, नहीं। बट आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं, प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। कार परचेज करने जाते हैं, वो आपकी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ठीक है। इस बिकने से पहले ही प्रोड्यूस हो जाते हैं प्रोडक्ट, बट सर्विसेज ऑल टाइम साइमल्टेनियसली होते हैं, प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम टुगेदर। आज मैं लेक्चर दे रही हूँ, आप ले रहे हैं, तो दैट इज साइमल्टेनियसली। और हम नया कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्ट के 3 लेवल्स होते हैं, कोर, एक्चुअल और ऑगमेंटेड, ठीक है। अब हम थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मतलब ये होते हैं कि जो कन्वीनियंस के बेसिस पे भी डिसाइड किए जाते हैं, जैसे कि जिसमें बहुत कम कॉस्ट हो, जैसे सॉप, स्नैक्स, जो बेसिकली हम बोल सकते हैं लो इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो अभी हमने देखा लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स परचेज होते हैं, जिसमें मिनिमम एफर्ट हम लोग लगाते हैं परचेज करने में। शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्लोथिंग, टीविंग, जो हम बोलते हैं ना शॉपिंग पे जा रहे हैं, गए, कुछ समझ आया, ले आए। बट स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो बहुत ही रेयर परचेज किए जाते हैं, वंस इन अ लाइफ और ट्वाइस इन अ लाइफ, ठीक है, जिसपे बहुत ज्यादा ब्रांड प्रेफरेंसेस दी जाती है, कंपैरिजंस किया जाता है। या अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इसको यूजुअली परचेज नहीं किया जाता है, ये हमें परचेज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दी, हम बोल सकते हैं हमारे ऊपर मैंडेट आ जाता है। जैसे कि किसी की डेथ हो गई तो उसके लिए जो लेना पड़ेगा, सामान लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस है तो हमें इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट है। तो ये सब अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं।
अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो कैपिटल गुड्स होते हैं जो फैक्ट्रीज और मशीनरी में यूज होते हैं, एसेसरी इक्विपमेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स कुछ पार्ट्स हो गए, पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट हो गए, रॉ मटेरियल सप्लाईज जो डे टू डे आइटम्स में यूज आते हैं, बिजनेस सर्विसेज, ठीक है, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इसके स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले कोई प्रोडक्ट बनाना है उससे पहले मैंने एक आइडिया सोचा, फिर उस आइडिया पे मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग की, बहुत जगह जाके मैंने रिसर्च किया, उस पर स्क्रीनिंग की कैसे काम करेगा नहीं करेगा, फिर उसके बेसिस पे मैंने एक आइडिया बना दिया। अब मैं उसकी टेस्टिंग कर रही हूँ, जैसे एक प्रोडक्ट सोचा, प्रोडक्ट बना दिया, अब प्रोडक्ट की टेस्टिंग चल रही है। उसके बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया, मुझे सही लगा नहीं लगा, फिर मैंने प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद में, जैसे यहाँ तो सिमुलेशन था, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, उसकी टेस्टिंग की, मार्केट में भी भेजा, हो सकता है मैं आसपास के 100 लोगों से उससे टेस्टिंग करवाई, फिर उसका अगर सही लगा तो कमर्शियलाइजेशन किया, मतलब एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया। अब हम देखते हैं कि एनपीटी मतलब नया प्रोडक्ट क्यों बनाया जाता है। कंपटीशन होता है तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाना हो, रिस्क को डाइवर्सिफाई करना हो, एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहना इज वेरी टफ, ग्रोथ पानी हो, तो ये सब बेसिक नेसेसिटीज है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलप क्यों किया जाता है। अब स्ट्रेटजीज भी है कुछ जिससे न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना लो, कस्टमर जो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग बना लो, प्लेटफॉर्म, मेरी प्लेटफॉर्म की स्ट्रेटजी है, मुझे नया बनाना है, ठीक है, ये सब चीजें होती है। अब हम, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंट्रोडक्शन के टाइम नया प्रोडक्ट आया, मेरा नया नया प्रोडक्ट आया तो मेरी प्रॉफिट ऑलमोस्ट नेगेटिव रहती है क्योंकि सेल्स बहुत लो रहती है। इस वक्त मुझे क्या करना होता है, स्ट्रेटेजीज, हाई प्रमोशन कॉस्ट लगानी होती है और अवेयरनेस बिल्ड करना होता है। सेकंड स्टेज आती है ग्रोथ की, जहां मुझे क्या करना है, मेरी ग्रोथ बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपने मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है। प्रोडक्ट में कोई कमियां रह गई है तो उसको इम्प्रोवाइज करना है। फिर आता है मैच्योरिटी, आप देख रहे हैं ये ग्राफ भी ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ऐसे ये जाता है। मैच्योरिटी मतलब पीक पे पहुंच गया है, इससे ज्यादा ग्रोथ अब इस प्रोडक्ट की नहीं हो सकती है, ठीक है, प्रॉफिट एकदम हाईएस्ट है। इसमें क्या करना है, मुझे मार्केट शेयर को डिफेंड करना है कि कैसे भी करके मेरा मार्केट में शेयर इतना तो रहे, एटलीस्ट डाउनग्रेड ना हो। बट स्टिल कभी कभी क्या होता है, मार्केट में डाउन शेयर डाउनफॉल आता है तो उसको हम बोलते हैं डिक्लाइनेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इस वक्त हमें क्या करना होता है, या तो उस प्रोडक्ट को हटा दो, मतलब कि डिवेस्ट, हार्वेस्ट मतलब या तो उसमें हम कुछ और एड ऑन करें, स्ट्रेटेजीज अपनाएं, या उसमें कुछ अल्टरनेटिव्स ऐड करें, फीचर्स ऐड करें, तो जिससे हम वापस डिक्लाइनेशन से ग्रोथ की तरफ या इंट्रोडक्शन की तरफ पहुंच सके। अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट की कैसे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट मिक्स, इन सब पे क्या क्या चीजें होती है। ये लास्ट टॉपिक है यूनिट थर्ड का। ब्रांडिंग में क्या क्या चीजें आती है, प्रोडक्ट का नेम, लोगो, सिंबल, ठीक है, ब्रांड इक्विटी, लॉयल्टी, एक्सटेंशन, को ब्रांडिंग। तो ये कहने का मतलब ये है, ब्रांड इक्विटी मतलब आप कस्टमर के दिमाग में आपकी क्या ब्रांड की वैल्यू है। लॉयल्टी मतलब मेरे ब्रांड की आज कोई लॉयल्टी नहीं है, बट मैं ऐसी लॉयल्टी बनाना चाहूंगी कि लोग जब भी मेरे ब्रांड का नाम ले तो उनको याद आ जाए, हाँ, कोई भी जीन्स बोले तो बोले हाँ यार, जारा की जीन्स या फिर पेपे जीन्स, जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, लेवाइस जीन्स। वैसे यूजुअली लेवाइस के बारे में याद किया जाता है कि जीन्स लेवाइस की, ठीक है, ये सब चीजें लॉयल्टी, इक्विटी, इन पे फोकस करते हैं। तो ये चीजें हमें हमारे ब्रांड की बनानी पड़ती है, तब जाके उसकी मार्केटिंग और हम बोल सकते हैं लॉयल कस्टमर्स बिल्ड होते हैं। ब्रांड एक्सटेंशन, इसका मतलब ये है कि मैं अपने ब्रांड को और एक्सटेंड कर रहा हूँ, उसके अंदर और प्रोडक्ट्स ऐड कर रही हूँ कि सिर्फ जीन्स नहीं, मैं शर्ट्स पे भी जाती हूँ, समझ रहे हैं। को ब्रांडिंग भी होती है कि मेरे प्रोडक्ट्स का मैं और भी ब्रांड करूँ, ठीक है। तो पैकेजिंग मतलब कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना सबसे प्रायर। शैम्पू है, अब मैं ऐसे तो नहीं है पैकेट में बना दूं, फट जाए, शैम्पू गिर गया, तो मुझे अच्छा एक सॉलिड डब्बा चाहिए जिसमें मेरा शैम्पू रहे और लोगों को अट्रैक्ट करे वो डब्बा, इजी टू यूज हो, इको फ्रेंडली भी हमें आजकल फोकस करना पड़ रहा है, और उससे पूरी ब्रांड की इन्फॉर्मेशन भी पहुंचे हम तक, तो ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट मिक्स है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे हम बोलते हैं व्हाट इज द विद ऑफ द प्रोडक्ट, तो मतलब प्रोडक्ट लाइंस देखी जाती है। लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मतलब टोटल आइटम्स, कितने कितने लाइंस में मैंने डिवाइड किया है, और डेप्थ होती है एक ही लाइन के अंदर कितने वेराइटीज मैंने उसमें ऐड किए, ठीक है। तो की टेक अवे है यूनिट 3 का, बिल्ड द राइट प्रोडक्ट, ब्रांड इट वेल और मैनेज द लाइफ साइकिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम यूनिट 4 है जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, हम बोल सकते हैं मेजरली मार्केटिंग के बारे में, वैल्यू एटलीस्ट 100 की दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ, तो ये सब चीजें डिसीजंस है, वो हम सब इसमें पढ़ेंगे।
तो इस कंसेप्ट में हमें ये बताया गया है कि हमें मेजर प्राइजेस के डिसीजंस लेने हैं कि कौन सी प्राइस अडेप्ट करनी है, क्या स्ट्रेटेजीज यूज करूं, कौन सी पॉलिसीज पे फोकस करना है, क्या क्या फैक्टर्स है जो मेरी प्राइसिंग को इफेक्ट करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइस वर्सेस वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है परसीव्ड बेनिफिट माइनस परसीव्ड कॉस्ट। मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे 80 रुपए जितनी बेनिफिट हो रही है और मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है, 70। तो ये वैल्यू मुझे रियलाइज होगी। प्राइस का कहने का मतलब है अमाउंट पेड फॉर। अब मैंने 100 रुपए अगर उसमें पे किया है तो इसमें एटलीस्ट मेरे दिमाग में अब कंपनी के अगेंस्ट एक अच्छा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने 100 रुपए पे किया है पर मुझे बेनिफिट 80 रुपए जितना ही हो रहा है, और मुझे लग रहा है कॉस्टिंग तो उसके 70 ही थी। कहने का मतलब है कि अगर कॉस्टिंग 70 भी थी बट अगर बेनिफिट मुझे 120 जितना हो रहा है ना, तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगी। बट यहाँ मैं अनसेटिस्फाई हो गई। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है कंपनी का कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट करो, मार्केट शेयर करो और क्वालिटी का लीडरशिप रखो। मतलब कि आप क्वालिटी ऐसी रखो ये कोई और दे ना पाए, उसी प्राइस में इतना प्रॉफिट कमाओ कि मार्केट में शेयर भी हो पाए और कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे। प्राइसिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कितना हमें मार्जिन रखना है और हमारी स्ट्रेटजीज क्या है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में भी हमारी कॉस्टिंग लगती है। ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमें कितना रखना है, क्योंकि हमें क्या, हमने हमारी कंपनी के ही दो प्रोडक्ट निकाल रखे हैं। एक को अलग मैंने पोजीशन कर रखा है, एक अलग पोजीशन, एक को लग्जरी ब्रांड में कर रखा है, एक को नॉर्मल में। अब जैसे हम बात करते हैं टाटा के ब्रांड्स हैं, जैसे कि जारा हो गया, अपने सॉरी टाटा का एक हम देखते हैं, ये इधर जूडियो है और एक तरफ वेस्ट साइड है। तो उन्होंने एक को लग्जरी ब्रांड में सेटअप कर रखा है, एक को नॉर्मल में, बोल सकते हैं लाइक एक्सेसिबल टू ऑल। तो ये सब डिपेंड डिपेंड करता है हमें कि हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करना चाहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड है। अगर डिमांड ही नहीं है तो मैं हाई प्राइस रख के भी नहीं बिक पाएगा प्रोडक्ट। कंपटीशन कितना है, कस्टमर का क्या परसेप्शन है आपके प्रोडक्ट को लेके। अगर वो चाहते हैं कि भाई इस ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो फिर आप उसको 5,000 की जगह 6,000 भी रखोगे तो वो ले लेंगे, क्योंकि कस्टमर कहीं कहीं परसेप्शन के बेसिस पे भी परचेज करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज, क्या प्राइस रखनी है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है आपको। कॉस्ट प्लस, मतलब कि मेरी कॉस्ट लगी है 80 रुपए, मेरा गोल है कि मुझे क्या करना है, 10% प्रॉफिट कमाना है, तो लगभग मैंने 90%, 90 रुपीज का कॉस्ट प्लस रख लिया। ठीक है। लगभग ये रूल रहता है बेसिक। कोई भी कैसा भी रूल कर सकता है, जैसे कि 88 प्राइस रख ली मैंने, 80 कॉस्ट प्लस 10%, 88 प्राइस रख ली। ये सिंपल एंड सेफ होता है, बट ये डिमांड के बेसिस पे नहीं होता है। इसके मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हैं, क्योंकि डिमांड कितनी भी हो, इसने तो ये सोच रखा है मेरी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर का मार्कअप लेके रख लूंगा, पर ये सेफ होता है। स्कीमिंग मतलब होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च करते ही हाई प्राइस रखना, फिर बाद में रिड्यूस कर देना। इससे क्या होता है कि नया प्रोडक्ट आता है, सब लोग एक बार परचेज करते हैं टू चेक कि क्या कैसा प्रोडक्ट है, कैसा है, और फिर लोगों के दिमाग में ये भी बनता है कि अच्छा प्राइस है तो मतलब अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो ये प्राइस स्कीमिंग भी एक स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें हाई अर्ली प्रॉफिट होता है बट मार्केट लिमिटेड ही ग्रैब कर पाता है। क्यों? क्योंकि हाई प्राइस है। सिमिलरली पेनिट्रेशन इसका ऑपोजिट है, इसमें एंट्री प्राइस लो रहती है। इनका मेन गोल होता है कि मार्केट शेयर बढ़े, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं जियो है ऑलमोस्ट 0 प्राइस पे आया था, अपना उसका इंटरनेट वगैरह दिया था, तो इनका मेन पेनिट्रेशन प्राइसिंग थी। ठीक है। अब जो लग्जरी ब्रांड्स है वो इसके साथ में आते हैं, फिर बाद में डिस्काउंट्स, ऑफर्स, बाय वन गेट वन ये सब दे देते हैं। ठीक है। तो पेनिट्रेशन में यह है कि एडॉप्शन होता है, लोग सोचते हैं कम प्राइस में ट्राई कर लेते हैं और मार्जिन पर कम होता है, प्रॉफिट थोड़ा लो रहता है। वैल्यू बेस्ड की हम बात करें कि जितनी कस्टमर के सामने मेरी वैल्यू है, जैसे आईफोन है, भले उसकी कॉस्टिंग 20,000 होगी बट उसकी वैल्यू अगर मुझे 1.5 लाख की लग रही है तो वो प्राइस रखते हैं। ये कस्टमर के बेसिस पे होता है, इसकी कोई हम कॉस्टिंग मेजर नहीं कर सकते हैं, प्रॉफिट मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉफिट नहीं, सॉरी, प्राइसिंग। प्रीमियम में क्या होता है, हाई प्राइस सिग्नल्स हाई क्वालिटी। कभी कभी हमारे दिमाग में ये होता है कि मुझे प्रीमियम ब्रांड सेट करना है तो मैं प्राइस हमेशा हाई रखूंगी, ताकि लोगों के दिमाग में लगे कि भाई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे लग्जरी इमेज बनानी है। बट उसमें सेगमेंट वही सेम चीज है, लिमिटेड सेगमेंट टारगेट कर पाती हूँ मैं। साइकोलॉजिकल होती है, एक बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, 999 प्राइस रख लेंगे 1000 की जगह, लोगों को ये ना लगे महंगा है। जैसे कि 99 प्राइस रख लेंगे 100 की जगह, ये एक परसेप्शन ट्रिक है। और सेबी बायर्स, मतलब जो बहुत ज्यादा सोच समझ के करते हैं, उनको आप ऐसे फंसा नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्राइस एडेप्शन है। लोग क्या करते हैं, कस्टमर सेगमेंट के बेसिस पे प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है मैं एक अलग प्रोडक्ट बना दूं,
सॉरी प्रोडक्ट सिमिलर है बट स्टूडेंट्स या फिर हम बोल सकते हैं यंगस्टर्स के लिए उसका प्राइस अलग रहेगा और ओल्ड एज के लिए अलग, या फिर हम बोल सकते हैं, हाँ, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे कि कस्टमर बेस्ड, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं कि जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके लिए मैंने कम कर दिया, जो कभी कभी आ रहे हैं उनके लिए मैंने प्राइस ज्यादा रख दिया, तो ये सब चीजें पे डिस्क्रिमिनेशन होता है प्राइस का। प्रोडक्ट बेस्ड होता है, वेरी बाय वर्जन, जैसे कि ये नया वर्जन आ गया तो पुराने वर्जन की प्राइस कम कर दी, जैसे कि आईफोन में होता ही है, आप देखते हैं। प्लेस बेस्ड, वेरी बाय लोकेशन, राजस्थान में ये चीज सस्ती मिल रही है, वही सेम चीज आप दूसरे स्टेट में जाएंगे हो सकता है महंगी मिल जाए। टाइम बेस्ड होता है, जैसे हम देखते हैं कि पीक सीजन है तो आप देखते हैं इवेंट्स वगैरह करवाते हैं तो बड़े बड़े जो मैरिज हॉल्स हैं उनकी प्राइसेस ज्यादा रहती है। वहीं अगर लोअर पीक है, सावन वगैरह का महीना है जिसमें शादियां कम होती है, तो वहां पे प्राइस कम हो जाती है, टाइम बेस्ड। तो ये सब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चलता है। ठीक है, सर्विसेज में और भी चलता है, प्रोडक्ट्स में भी कभी कभी चलता है। डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट कस्टमर्स, पर प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, ये कंडीशन होती है तभी डिस्क्रिमिनेट हो पाएगा। अब मैं ये आज आपसे 100 रुपए ले रही हूँ, कल आपसे 99 लूंगी या कल आपसे 110 लूंगी तो आप चिढ़ जाओगे। कस्टमर डिफरेंट होना चाहिए। प्राइस एडेप्शन, मतलब कि मुझे प्राइस को अडेप्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम बोल सकते हैं। जैसे मुझे डिस्काउंट्स वगैरह देने होते हैं, कभी 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 अलाउंस देने होते हैं, कभी कभी मुझे प्रमोशनल प्राइसिंग भी करनी पड़ती है, कभी कभी मुझे लॉस लीडर भी बनना पड़ता है। लॉस लीडर मतलब समझ रहे हो कि मैंने प्राइसिंग ऐसी रख दी कि भाई मेरे को नुकसान हो रहा है बट मुझे करना पड़ेगा कोई कोई स्पेशल इवेंट्स में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग हो गया कि कोई पर्टिकुलर जोन के लिए कुछ यूनिफॉर्म्स वगैरह हो गई, जहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म हो गई, तो वहां पे मैं इतना ये नहीं देख सकती कि अब मुझे प्रॉफिट ही कमाना है, तो वहां ये होता है टू सर्व दी स्टूडेंट्स। ठीक है, इंटरनेशनल प्राइसिंग भी होती है, जैसे कुछ कंडीशंस होती है, टैक्स वगैरह हम देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती है, तो ये सब प्राइसिंग वेरी करती है और हमें उस प्राइस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है। भाई इंडिया में मेरी प्राइसिंग कम हो बट अकॉर्डिंग टू द फॉरेन रिक्वायरमेंट्स हमें उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। सेगमेंटेशन प्राइसिंग मतलब ये होता है कि कस्टमर, प्रोडक्ट और फॉर्म, किस फॉर्म का आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्राइसिंग चेंज होती है। तो यूनिट 4 यहीं पर कंप्लीट होती है। इसका की टेक अवे क्या है? प्राइस इक्वल्स टू सिग्नल ऑफ वैल्यू। ठीक है, और चूज स्ट्रेटेजी बाय मार्केट कॉन्टेक्स्ट, जो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट है उसी अकॉर्डिंग हमें हमारी प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी चूज करनी है। वेरी स्मार्ट प्लेयर बनना है। अब लास्ट 5th यूनिट है जिसमें हमने कवर किया है मोस्ट ऑफ दी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एमर्जिंग जो भी डिजिटल एक्सपीरियंशियल एआई वाले जो टूल्स है जिसके थ्रू मार्केटिंग की जा रही है, एडवर्टीजमेंट्स किया जा रहा है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आईएमसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझना। इसका कहने का मतलब है, आपने आज आप देखते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मतलब आज आप एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक ये माउस है, इसको आपने ऑफलाइन स्टोर पे देखा तो भी उसमें सिमिलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की है उन्होंने। ठीक है, सिमिलर, और वहीं आप ऑनलाइन जाके देखोगे तो सिमिलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेटिंग ऑल मार्केटिंग टूल्स, जो भी कंपनी यूज कर रही है मार्केटिंग टूल्स टू प्रोडक्ट मार्केट देयर प्रोडक्ट, कि वो हमेशा कंसिस्टेंट, क्लियर और कंपेलिंग मैसेज अपनी कंपनी के बारे में डिलीवर करे। ऐसा ना हो कि कहीं तो कुछ और बोला जा रहा है कहीं कुछ और, तो ये कंफ्यूजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी मार्केटिंग करनी है तो हमें उसको हर प्लेटफॉर्म पे इक्वल मैसेज डिलीवर करना है, क्लियर रहना है, जिससे सामने वाले कस्टमर कंफ्यूजन में ना जाए। वन वॉइस वन मैसेज मल्टीपल चैनल्स, ये ही रूल होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होता है? नॉन पर्सनल, ये सब कीवर्ड्स है जो कहीं भी आपके आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। नॉन पर्सनल, मास मीडिया होता है, टीवी में, प्रिंट मीडिया में, डिजिटल में, ब्रांड अवेयरनेस में, ये सब चीजें यूज की जाती है मेजरली एडवर्टीजमेंट, जो बहुत ब्रॉड लेवल पे किया जाए। ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मोस्ट ऑफ द 80 to 70% या हम बोल सकते हैं 50% कंज्यूमर्स के लिए आपने बनाया हो, जिसका मुझे क्या करना है, मास मीडिया तक पहुंचाना है, तो ये एडवर्टीजमेंट यूज। अब सेल्स प्रमोशन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ कूपन्स आ गए, कुछ सैंपल्स दिए, कुछ डिस्काउंट्स दिए, ये एक पीरियड के लिए हमें हमारी सेल्स बढ़ानी है, तो ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज की जाती है। पर्सनल सेलिंग, कुछ ऐसी चीजें जो कस्टमाइज्ड पिच देके ही उसको सेल की जाती है, जैसे मेजरली सर्विसेज में हम बोल सकते हैं कोई एजुकेशन सेंटर पे आया, उसको यहाँ का कोर्स परचेज करना है, तो उसको हम पर्सनली बैठ के समझाते हैं, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट देते हैं या सर्विसेज देते हैं, तो ये सब चीजें पर्सनल सेलिंग में आती है। पब्लिक रिलेशन, जो भी प्रेस रिलीजेस, इवेंट, स्पॉन्सरशिप्स, क्राइसिस मैनेजमेंट जो होते हैं, इनके थ्रू, मतलब कहने का मतलब है पीआर, बहुत सुना होगा आपने, प्रेस में मेरी न्यूज आ रही है, हिट गए,
तो मतलब मेरी प्रमोशन हो गया। कभी कभी पीआर पेड भी होता है। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब कि मेरे को आप तक पहुंचना है, मैंने डायरेक्टली आपके टेक्स्ट मैसेज डाल दिया, डायरेक्टली आपके मेल आईडी पे मेल डाल दिया, पर्सनलाइज कॉल कर लिया, कॉल सेंटर से कॉल आ गया, तो ये सब डायरेक्ट टू द पर्सन। अब इसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, आप तक मैं पहुंचाऊंगी कैसे? एक सेंडर होता है, मतलब कि कंपनी, वो आपकी वो एक चैनल पे भेजती है। मतलब मैंने ऐसे तो बोला नहीं डायरेक्ट, तो उसका एक मैंने मैसेज बनाया, एक वीडियो बनाया, उसमें साउंड भी ऐड किया, कोई कोई प्रमोशन सेलिब्रिटीज भी लेके आई, तो ये सब एनकोड करके मैंने चैनल पे डाल दिया। ठीक है, अब वो मैं देख रही हूँ अपने मोबाइल पे, टीवी में एड्स आ रहे हैं, तो उसको मैंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया। रिसीवर मैं हूँ, मैंने उसको इंटरप्रेट कर लिया। अब उसके बेसिस पे मेरा जो भी फीडबैक रहता है वो मेरी मर्जी है। अब बीच बीच में हो सकता है नॉइज आ जाए, बीच में हो सकता है मैंने कुछ मैसेज ना पढ़ा हो, ना सुना हो, कुछ गलत इंटरप्रेट कर लिया हो, तो ये सबको हम बोलते हैं डिस्टोर्शन, कॉम्पिटिशन। ये आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का भी पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फीडबैक होता है, जिसके बेसिस पे सेल्स, सर्वेज, एंगेजमेंट चलती रहती है। वो आपके पास फिर से आएंगे खरीदने के बाद में, एडवर्टीजमेंट देख के कि आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या फीडबैक देना चाहते हैं। तो ये सब एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है मार्केटिंग को पहुंचाने का। अब हमें ये देखना है कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को कैसे परचेज करता है। वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके प्रोडक्ट के साथ अवेयर तो हो कि हाँ मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट है। फिर उसको थोड़ी बहुत नॉलेज गेन होती है कि आपके प्रोडक्ट में ये फीचर्स है, ये है, अच्छा। फिर वो आपके प्रोडक्ट को पसंद करना शुरू करता है। फिर वो अपनी प्रेफरेंस देखता है कि क्या मुझे मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, मेरी प्रेफरेंसेस ये है, तो वो सेट हो रहा है उसमें। फिर मैं उससे थोड़ी सी कन्विंस हो जाती हूँ, हाँ प्रोडक्ट तो अच्छा है, फिर मैं परचेज कर लेती हूँ। तो ये प्रोसेस में मुझे हर एक स्टेज पे क्या है, मार्केटिंग चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे एडवर्टीजमेंट्स, कुछ मेरे पर्सनलाइज मैसेज आते हैं, मुझे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, मैं वेबसाइट पे जा रही हूँ तो वो मुझे प्रोडक्ट बार बार दिख रहा है, तब जाके मेरी ये रेस्पॉन्स हायरार्की परचेज में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है प्रोडक्ट को। डायरेक्ट भी किया जाता है, प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। ठीक है, ऑनलाइन सेल्स होती है, वो डायरेक्ट किसी ने प्रोड्यूस की और डायरेक्ट आपके घर तक पहुंचा दी। इसका मेन काम ये होता है गेटिंग प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम। मतलब मुझे आज यहाँ पे कुछ परचेज करना है, अगर मैं शॉप गई और वहां पे वो अवेलेबल ही नहीं है, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में फेल हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल शैम्पू लेने गए, बेसिक एग्जांपल, रिटेलर के पास गई मैं, उसके पास नहीं है, तो ये टू लेवल चैनल उनका कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। तो मेन उनका गोल होता है गेटिंग प्रोडक्ट्स टू द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम। अब वन लेवल, जीरो लेवल, वन लेवल, टू लेवल और थ्री लेवल जो कॉमन चैनल्स होते हैं। वन लेवल होता है जिसमें प्रोड्यूसर के बाद डायरेक्ट रिटेलर तक पहुंचा देते हैं, फिर कंज्यूमर परचेज कर लेते हैं। जो मेजरली हम देखते हैं बड़े बड़े जो हम ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, HUL और ये सब, इन सब में थ्री लेवल चैनल रहता है। एक प्रोड्यूसर होता है, फिर एक एजेंट सारे होलसेलर्स तक पहुंचाता है प्रोडक्ट, फिर रिटेलर तक। ये एक्चुअली लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं देखा जाए तो, बट इसमें हाई परचेज होती है। बहुत टर्निंग पॉइंट, शेल्फ टर्निंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है कि डेली में बहुत परचेज हो रहा है, तो ये होना जरूरी है। गाँव गाँव तक आपका प्रोडक्ट पहुंचाना जरूरी है। अब हमको चैनल के सिस्टम टाइप्स भी समझ लेते हैं। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसका कहने का मतलब है कंज्यूमर तक मैं ऑनलाइन भी पहुंच रहा हूँ, डायरेक्ट भी पहुंच रहा हूँ, थ्री लेवल के थ्रू भी पहुंच रहा हूँ, वन लेवल के थ्रू भी पहुंच रहा हूँ, तो ये हो गया मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा, स्ट्रेट लाइन, जैसे ये है। ठीक है, चैनल सिस्टम एक होता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ये ऐसे जो हम ये देख रहे हैं, वर्टिकल होता है सीधा ऐसे। अब हम इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो अभी मार्केटिंग में ट्रेंडिंग में चल रही हैं, कि ये चीजें यूज की जा रही है एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मार्केट करने के लिए। इन्फ्लुएंसर्स आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में आपको एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है। आप एक ऑटोमोबाइल के शोरूम गए, वहां पे बहुत अच्छी AC चल रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करवाया, आपको टेस्ट ड्राइव करवाई, आपको फिर साउंड भी उसका यूज कर मतलब टेस्ट करवाया। तो ये सब आपने एक्सपीरियंस किया, तब जाके आपने परचेज किया। अगर वहां पे एक्सपीरियंस बेकार होता तो आप प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। तो ये सब लग्जरी शोरूम्स, प्रोडक्ट्स और इनमें ज्यादा यूज होती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ऑब्वियसली हर मार्केटिंग आजकल डिजिटली भी हो रही है। आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे, इन सब पे बहुत ज्यादा एड्स आ रहे हैं। AR VR इंटीग्रेशन मतलब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आपको प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है। यहाँ पे टीवी में चल रहा है, ऐसा लग रहा है रियल में अच्छा ऐसा प्रोडक्ट है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो नेटफ्लिक्स आप ये सब देखते हैं, ये सब भी एक मार्केटिंग मॉडल्स है। पर्पस ड्रिवन ब्रांडिंग, आपका पर्पस क्या है उस अकॉर्डिंग मैंने प्रोडक्ट को ब्रांड कर दिया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आजकल न्यूली कंसेप्ट यूज किए जा रहे हैं। AI इन मार्केटिंग की अगर हम बात करें, चैटबॉट्स देखते हैं आप। सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब होता है आपने जो जो फीडबैक दिया है,
जो जो आप कस्टमर रिव्यूज कर रहे हैं, तो उसके उन रिव्यूज के बेसिस पे एक एनालिसिस बना देते हैं वो, कि वो कैसे बना रहे हैं, एआई के थ्रू, क्योंकि एक एक कस्टमर रिव्यू को पढ़ना हर वेबसाइट्स पे जाके टफ हो गया, तो वो उसमें एआई का यूज किया जा रहा है आपके एनालिसिस को पढ़ना, और उसके बेसिस पे कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करती है, डेवलप करती है, आपको फीडबैक देती है, ठीक है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स भी ये हो गया कि आने वाले टाइम पे कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिएगा, तो वो भी एआई के थ्रू किया जा रहा है, और वैसा ही प्रोडक्ट वो डेवलप कर देते हैं। पर्सनलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्सनली हाई चेरी, प्लीज आपके लिए ये स्पेशल प्रोडक्ट ऑफर आया है, वो आया है, तो ये सब पर्सनलाइजेशन ऑफर्स हो गए। डायनेमिक प्राइसिंग, आज के लिए ऑफर है, आज ही परचेज कर लो, कल प्राइस बढ़ जाएगी, तो ये सब डायनेमिक प्राइसिंग, तो इसमें एआई का यूज बहुत किया जा रहा है इन सब स्ट्रेटेजीज को यूज करने के लिए, ठीक है। एसटीपी, आईएमसी, इसमें के अलावा आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, कुछ भी मिस्टेक आपको लग रही है, कुछ भी आपका फीडबैक देना है, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है ऑन यूट्यूब, सो आई होप यू लाइक इट। So we'll come again with the next lecture. I'll make sure कि I'll continue this UGC Net series for throughout 20 days. Thank you so much. Have a nice day.